हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आप सब लोगों के कॉमन प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाला हूं और हम सबकी जो एक कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि सर लॉ के एग्जाम में आंसर किस तरीके से देना है। बार बार हम देखते हैं एग्जाम में कि स्टूडेंट्स बोलते सर हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट तो किया था लेकिन फिर भी हमें प्रॉपर मार्क्स नहीं मिले, जितने मार्क्स हम डिजर्व करते थे उतने मार्क्स हमें नहीं मिले। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था सर आंसर को हमने प्रॉपर वे में फ्रेम नहीं किया या हमें आता ही नहीं है कि क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है। उसी टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूं और मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि एग्जाम में कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी या किन गलतियों को आपको अवॉइड करते हुए किस तरीके से अपने आंसर को एक प्रॉपर फ्रेम करना है। मैं स्टार्ट एक एग्जाम्पल से करता हूं। जरा सोचिए, आप एक फिल्म देख रहे हैं और फिल्म शुरू होती है फिल्म के क्लाइमेक्स से और फिल्म के फर्स्ट सीन में ही विलन मर जाता है और उसके बाद पूरी फिल्म रिवर्स में चल रही है और सबसे लास्ट में दिखाते हैं कि हीरो की एंट्री हुई है और फिल्म खत्म हो गई। तो आप ये सोचेंगे ये क्या फिल्म है? ये फिल्म ऐसी जिसका सस्पेंस फर्स्ट सीन में ओपन हो गया। ये सस्पेंस तो लास्ट सीन में रिवील होना चाहिए था, क्लाइमेक्स प्रॉपर होना चाहिए था। यही गलती आपकी आंसर शीट्स में होती है कि क्लाइमेक्स को आप सबसे पहले रिवील कर देते हैं, जबकि आपके आंसर में क्लाइमेक्स को सबसे एंड में रिवील करना होता है। क्लाइमेक्स से मेरा मतलब यहां यह है कि जो क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम पूछी गई है उसका कंक्लूजन हमेशा एंड में देना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स जब अपनी आंसर शीट में आंसर करते हैं सो दे स्टार्ट विद द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन पे पहुंचने की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहले कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज तो ये कि सर कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स, सो दैट आप अपना टाइम उसके अकॉर्डिंग उसे डिवोट कर सकें। दूसरा, नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा है? क्या वो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है या वो डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है? उसमें कोई डिफरेंस आए हैं तो किस तरीके से आंसर करना है। अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है या वो कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आइडेंटिफाई करने के बाद कोई ये प्लान करना है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कितना करना है। एक बात का मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, इंस्टीट्यूट हमेशा जितने मार्क का क्वेश्चन देगा उसका आंसर इतना बड़ा हो सकता है जितने का वो क्वेश्चन है। दैट मीन्स अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो उसके लिए 2 पेज का कंटेंट लिखने की पोटेंशियल उस क्वेश्चन में होती है। वो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि एक 8 मार्क का क्वेश्चन है और उसे 2 मार्क्स से पूछ लिया, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन को 8 मार्क्स से पूछ लिया। आप जब भी लास्ट ईयर के पेपर्स को देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि अगर कोई क्वेश्चन 8 मार्क्स का आया है तो उसमें जो कंटेंट पूछा गया है ना, वो कंटेंट इतना है कि आप उस पर आराम से 1, 1.5 एंड 2 पेजेस लिख सकते हैं। ट्रस्ट मी, यस यू कैन। इसलिए सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, मैंने पहला जो मैंने एक प्रॉब्लम लिया, फर्स्ट क्वेश्चन में ले लिया कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया अबाउट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील वाले क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है। सबसे पहले अगर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का क्वेश्चन आया है तो आपको सबसे पहले नेचर एंड फीचर्स ऑफ ए कंपनी एक्सप्लेन करने हैं, जिसमें आपको सेपरेट लीगल एंटिटी को एक्सप्लेन करना है। तो अगर क्वेश्चन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील से है तो स्टार्ट कीजिए सेपरेट लीगल एंटिटी के प्रिंसिपल से। अगर इस क्वेश्चन को मैंने यहां स्टार्ट किया तो सर यहां अगर कोई रेलेवेंट केस लॉ है तो उस रेलेवेंट केस लॉ को जरूर लिखिए। अब रेलेवेंट केस लॉ यहां पे कौन सा आएगा? अब रेलेवेंट केस लॉ यहां सोलोमन का आ सकता है, ली वर्सेस ली का आ सकता है। तो सबसे पहले उसका जनरल रूल एक्सप्लेन कीजिए दैट कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो पहला जो पैराग्राफ आपने डिवोट किया वो आपने नेचर एंड फीचर्स के ऊपर डिवोट कर दिया। सो बेसिकली आप पहले क्वेश्चन के बैकग्राउंड पे गए हैं, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम पे आइए। प्रॉब्लम पे आते ही आप क्या लिखेंगे? फिर आप लिखेंगे एक्सेप्शंस।
और एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन में इंट्रोड्यूस कीजिए व्हाट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। यहां लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील को इंट्रोड्यूस करने के बाद उसके आप ग्राउंड्स लिखिए, उसके आप ग्राउंड्स लिखिए और ग्राउंड्स लिखने के बाद उसके रेलेवेंट केस लॉज एक्सप्लेन कर दीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम कंपनी के फीचर्स की हमने बात की, उसके साथ हमने सेपरेट लीगल एंटिटी के केस लॉज देखे, उसके बाद हम एक्सेप्शन पे आए, फिर हमने ग्राउंड्स बताए, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और उसके बाद रिलेवेंट केस लॉज लिख दिए। केस लॉज प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एग्जाम में केस लॉज नहीं लिखेंगे, सेक्शंस नहीं लिखेंगे, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो एक भी रूल अपनी आंसर शीट में नहीं लिखते। रूल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब आपकी कॉपी में क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा तो क्वालिटी मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए तो आंसर इस तरीके से करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। देयर इज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आंसर किस तरीके से करना है। आंसर शुरू करना है कि सबसे पहले व्हाट इज गोल्डन रूल ऑफ फ्रेमिंग प्रोस्पेक्टस। आंसर में आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है सेक्शन 26 से, कि सेक्शन 26 में ये लिखा हुआ है कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। उसके बाद गोल्डन रूल ऑफ फ्रेमिंग प्रोस्पेक्टस को बताइए। गोल्डन रूल ऑफ फ्रेमिंग प्रोस्पेक्टस को बताने के बाद क्वेश्चन की प्रॉब्लम पे आइए। क्वेश्चन की प्रॉब्लम पे आने से पहले अगर कोई रेलेवेंट केस लॉ आपको मिस स्टेटमेंट पे याद आ रहा है तो उस रेलेवेंट केस लॉ को भी लिखिए। उसके बाद ये देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस और साथ ही साथ उसका डिफेंस भी पूछा गया है तो उसका डिफेंस भी मेंशन जरूर कीजिए। तो आंसर की शुरुआत कैसे की गई, बैकग्राउंड से शुरुआत की गई। कोशिश हमें यह करनी है कि पहली 3 लाइंस में हमें रेलेवेंट सेक्शन और रूल का नाम जरूर लिखना है, ताकि एग्जामिनर को आपके आंसर पे कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप आंसर की जो शुरुआत कर रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन विथ रेलेवेंट पॉइंट्स। आप उसे सारे प्रूफ दे रहे हैं कि ये जो मैंने आंसर लिखा, ये मैं आंसर क्यों लिख रहा हूं, इसका क्या लॉजिक है। तो पहले सेक्शन लिखा, रूल लिखा, कोई उसका बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड के आने के बाद क्वेश्चन की प्रॉब्लम पे आइए। एंड में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन फर्स्ट लाइन में नहीं लिखना है, कंक्लूजन हमेशा एंड में लिखना है, यानी कि लॉजिक्स पहले आने चाहिए। सो द फर्स्ट स्टेज इज आंसर लिखने के लिए कोई रेलेवेंट अगर सेक्शन है या रूल है उसे लिखना है। सेकेंड स्टेज इज क्वेश्चन के फैक्ट्स को लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके फैक्ट्स को लिखना है। उसके बाद थर्ड इज कंक्लूजन। तो रेलेवेंट सेक्शन या रूल क्या कहता है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या पूछी गई है, एंड द थर्ड स्टेज इज उस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या होगा। अगर वो क्वेश्चन एक्सेप्शन से है तो पहले आप जनरल रूल से आइए और उसके बाद एक्सेप्शन पे आइए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन ये है कि माइनर एज ए मेंबर ऑफ ए कंपनी, क्या माइनर किसी कंपनी का मेंबर बन सकता है। अगर मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या प्रोविजन है माइनर को लेकर, और उसमें जो रिलेवेंट केस लॉ था धर्मदास घोष मोहरी बीवी, वो केस लॉ आप मेंशन कीजिए। उसके बाद कंपनीज एक्ट में क्या प्रोविजन है, रिलेवेंट प्रोविजन लिखिए। उसके बाद कंपनी लॉ में ऐसे कौन कौन से केस लॉज आए हैं जिन्होंने माइनर को भी अलाउ कर रखा है कि वो कंपनी का मेंबर बन सकता है, और ये सारे प्रोविजंस डालने के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजंस वी कैन कंक्लूड दिस एंड दिस। उसके बाद आप कंक्लूजन पे आइए कि जो हमने ऊपर प्रोविजन देखे उसके बिहाफ पे कंक्लूड दिस कि इस केस में माइनर कंपनी का मेंबर हो सकता है। इस तरीके से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखा हुआ है शेयर होल्डर एंड मेंबर में डिफरेंस। ओके, एक क्वेश्चन है इनफैक्ट कि शेयर होल्डर मेंबर में क्या डिफरेंस है। अब देखिए डिफरेंस लिखने के लिए ना आप सबसे पहले ना उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट पार्ट में लिखिए बेसिस ऑफ डिफरेंस, और फिर लिखिए शेयर होल्डर, और फिर लिखिए मेंबर, और इस तरीके से डिफरेंशिएट कीजिए। बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है।
और कोशिश कीजिए कि फर्स्ट पॉइंट में आप रिलेवेंट सेक्शन जरूर लिखें। अगर सेक्शन लिखेंगे तो मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। एक मेरी पर्सनल आपको एडवाइस है, मेरी पर्सनल एडवाइस आपको यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आंसर किस तरीके से करना है। अगर आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास आपकी एक रिकमेंडेशन है, मेरे पास आपके लिए एक रिकमेंडेशन है, एंड दैट रिकमेंडेशन इज कि डेली आप कोशिश कीजिए कि डेली आप एक पेज लिखें, जो भी आपने पढ़ा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आइदर इट इज कॉस्टिंग, टैक्स, लॉ, जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपके दिमाग में उसके बारे में, जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसे एक पेज पे लिखिए। डेली अगर आप एक पेज लिखेंगे तो इससे आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी और इस तरीके से आप आंसर फ्रेम करना अपने आप सीख जाएंगे। जिस तरीके से बिना नेट प्रैक्टिस के कोई भी क्रिकेटर क्रिकेट मैच में परफॉर्म नहीं कर सकता, उसी तरीके से कोई भी स्टूडेंट विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर सकता। So that's it from my side. Stay tuned for more videos. Thank you so much.